हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी सेटर। तो गाइस, आप सब लोगों को जिस सीरीज़ का बहुत दिनों से इंतज़ार था वो फाइनली मैंने लॉन्च कर दी है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आप सब लोगों को। और इस सीरीज़ का नाम है ऑल इन वन सीरीज। ऑल इन वन सीरीज़ इसका मतलब ये है कि आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है, रीजनिंग है, मैथ्स है, सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 10-10 मार्क्स का ऑलमोस्ट सबसे पूछा जाएगा। तो मैं सारे के ही सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं इस सीरीज़ में, है ना। तो टॉप 25 MCQs हैं, मतलब कि हर एक टॉपिक से, हर एक सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, और ये पार्ट 1 है। हर पार्ट में अपन 5-5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से लेकर से 25 क्वेश्चन कर करके अपन बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, अपन पढ़ ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। इसमें देखो, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होंगे, मैथ्स के भी क्वेश्चन होंगे, तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो एक्सप्लेन करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए वीडियो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ ही रहे हैं ना। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं फालतू का, पढ़ रहे हैं, हमको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, हमारा रिवीजन होगा। तो इस सेशन में, इस वाले पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट में 25 करेंगे, ऐसे कर करके अपन इस ऑल इन वन सीरीज में सारे क्वेश्चंस जो है कर लेंगे। और मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं सारे किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसलिए ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ, 2 रीजन से। पहला कि आपको एग्जाम जैसा फीलिंग आएगा, मिक्सिंग क्वेश्चन रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, एग्जाम जैसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक है, तो आप लोगों से जो मुझे एक फेवर चाहिए वो ये चाहिए है कि जब आप लोग ये पार्ट पूरा देख चुके होंगे, पहला पार्ट, तो इसके बाद आप मुझे एक फीडबैक ज़रूर दें सारे लोग। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर आपको ये पार्ट अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये पार्ट अच्छा है, तो हम इस सीरीज़ को आगे पूरा ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। और एग्ज़ाम में अभी टाइम है, काफ़ी दिन हैं अभी, तो अपन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे, हो सकता है उन्हीं क्वेश्चंस में रिपीट हो जाए। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं और लाइक करें अगर आपको पसंद आए, कि ऐसे करके बोलना सर कमेंट में कि सर हमें पसंद आ रहा है, अच्छा है, आप कंटिन्यू इसको करो। ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर ही लो, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 5-5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से अपन ने लिए हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा इस पार्ट 1 में सबसे पहले हिंदी लिखा आ रहा है, मतलब हिंदी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। ठीक है, तो अभी देखो, हो सकता है कुछ लोगों को कुछ 1-2 क्वेश्चन काफ़ी सिंपल और बेसिक लगें, है ना, क्योंकि मैंने बेसिक से ही उठाया है ना, धीरे धीरे करके ये बेसिक 5 क्वेश्चन, फिर और 5 क्वेश्चन, ऐसे कर करके अपन सारे रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, टफ क्वेश्चन भी रहेंगे, बेसिक भी रहेंगे, मीडियम में भी रहेंगे, सारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, मैं 1-2 सेकेंड आपको दिया करूँगा, या फिर आप पॉज करके भी आंसर पहले अपने मन में सोच सकते हैं, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊँगा। तो गाइज, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, वो है ऑप्शन सी, कवित्री। ठीक है, तो देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें जो ऑप्शन होते हैं बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम लगते हैं। जैसे किसी को ए ऑप्शन भी लग सकता है, कवित्री, है ना। बी ऑप्शन देखो, बी और सी कितना माइनर सा डिफरेंस है, कवित्री लिखा है, यहाँ पे कवित्री लिखा है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना, इसको अच्छे से देख लो। सी बिल्कुल अपनी जो आपकी नज़र है, जो आपकी निगाहें हैं, उसमें बिल्कुल इस शब्द को जो है एकदम से छुपा लो एक तरीके से, है ना, कि आप इस शब्द को भूलो ना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत होना कि यार ऑप्शन बी था कि सी था, आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट का करेक्ट आंसर है, कवि का जो स्त्रीलिंग है वो कवित्री, है ना, कब आता है और इत्री। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, शिशु, भक्ति, पुस्तक, प्राण। तो गैस, सेकंड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्राण, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, साधु का स्त्रीलिंग शब्द है, साधुनी, साध्वी, साधुआइन और साधुवाइनी। तो गाइज, थर्ड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, साध्वी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित एकारत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। मतलब पानी, नदी, रोटी, बकरी में से पुल्लिंग कौन सा है। तो गाइज, 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं काम से जा रहा हूँ। इस टाइप के गैस क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, याद रखना। मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में से का कारक है, जो से शब्द है उसका कारक क्या है, संप्रदान, करण, अपादन, अधिकरण।
तो गाइस फिफ्थ का करेक्ट आंसर है बी, करण, है ना। जो से है उसका कारक है करण। ठीक है, तो गाइस तो आपके ये 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये जो आपके 5 क्वेश्चन थे हिंदी के आज हो गए हैं। नेक्स्ट जब पार्ट आएगा तो उसमें फिर 5 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे ऐसे करके जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे हिंदी में बहुत सारे टॉपिक्स है, सब विलोम भी है ना, और पर्यायवाची होते हैं, वो सब अपन कवर कर लेंगे धीरे धीरे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो आपके 5 क्वेश्चन आज ये हो गए। अब इंग्लिश की अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब देखो गाइस इंग्लिश में भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, कुछ ग्रामर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं, तो धीरे धीरे कर करके सारे क्वेश्चन कवर करेंगे अपन। 1-2 वीडियो में तो सारे क्वेश्चन कवर कर नहीं सकते, है ना, तो अपन धीरे धीरे करके सारे कवर कर लेंगे। जैसे कि आज मैंने कौन सा टॉपिक उठाया है, इंग्लिश में OWS लिखा है। OWS का मतलब है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन उठा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, कि अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। मतलब कि अगर एक ये पूरी सेंटेंस को पढ़ें कि एक जो आदमी है, अगर उसे बहुत ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो उसको एक शब्द में आप कैसे बोलोगे, क्या बोलोगे? तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वेटरन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम। जो टॉम होता है उस पर जो शब्द लिखा रहता है उनको अपन क्या बोलते हैं? तो गाइस क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एपिटैप, है ना। ये भी कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो, बार बार देख लो इसको, है ना, क्योंकि देखो ऑप्शन देखो क्या है, एपिथेट, एपिग्राफ, सोलिलोकाई, एपिटैप, है ना, तो कंफ्यूज मत होना। करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एपिटैप। ठीक, स्टीलली डन, है ना, इसको एक वर्ड में कैसे बताओगे? स्टीलली डन यदि होती है, करते हैं, तो उसको एक वर्ड में कैसे बोलोगे? तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सरेप्टिटियस। ठीक है, स्टीलली डन किया गया है उसको बोलते हैं सरेप्टिटियस। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, मतलब कि कुछ ऐसा जो अब यूज़ में नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑब्सोलीट। ठीक है, ऑब्सोलीट। क्वेश्चन नंबर 5 वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, मतलब कोई एक ऐसा जिसे सही और गलत से कोई मतलब नहीं है ना। आपने देखा होगा ना, ऐसे एग्जांपल देते हुए बोला, आपने सुना होगा, आपने जो अपना आपका जो मतलब सोशल नेटवर्किंग में जो भी लोग होंगे आपके, है ना, आसपास, तो बोलते होंगे ना कि इसे ना तो सही से मतलब है ना गलत से मतलब है, ऐसे बोलते हैं ना, एग्जांपल देते हैं। तो ऐसे ही वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, जिसे सही और गलत से मतलब नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? तो 5th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एमोरल। ठीक है, एमोरल बोलते हैं उसको। तो गाइस ये आपके 5 आंसर थे, 5 क्वेश्चन थे आपके इंग्लिश के। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये सारे आए हुए हैं, है ना, कहीं से भी नहीं उठाए मैंने, सारे प्रीवियस ईयर में आए, इन्हीं में से फिर से पूछे जाएंगे, है ना। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसके बाद जब ये आपका हो जाएगा तो फिर कोई दूसरा टॉपिक ले लेंगे अपन इंग्लिश से, है ना। तो आई होप ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। ठीक है, फिर से रिवाइज कर लेना। इसकी PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसकी मैं टेलीग्राम में PDF डाल दूँगा। कभी कभार नहीं डाल पाऊँ, भूल जाता हूँ, तो आप टेलीग्राम के 2 चैनल है, एक्चुअली कन्फ्यूज मत होना। एक चैनल है जिसमें मैं एक चैनल होता है और एक ग्रुप मतलब बनाते हैं ना, तो चैनल जो है हमारे दोनों की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है ना। चैनल में क्या करते हैं, हम PDF देते हैं और आपको MCQs कराते हैं वहाँ पे, है ना, एक क्विज टाइप के हम कराते ही रहते हैं। और एक नॉर्मल डिस्कशन वाला ग्रुप है जिसमें आप हमसे कुछ पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो, कुछ आपको पूछना हो PDF से रिलेटेड या कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे कर सकते हैं ना। तो दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लो। चलो, तो 2 टॉपिक हो गए अपने, एक हिंदी हो गया, एक इंग्लिश हो गया। नेक्स्ट है अपना, इसी सीक्वेंस में अपन हर एक पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हिंदी रहेगा, फिर इंग्लिश रहेगा, फिर GK रहेगा, है ना, फिर आपका रीजनिंग रहेगा, फिर मैथ्स रहेगा। तो अब थर्ड आपका आ गया GK और साइंस, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश अपन ने कर लिया है। ठीक है, अब GK, अब देखो GK बहुत वास्ट है, आपको पता है GK में पूरा साइंस आता है। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिर आपका पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो काफ़ी कुछ है ना। तो अपन सब तो इतना टाइम नहीं है शायद सब कर पाएँ, लेकिन कम से कम इंपॉर्टेंट तो कर ही सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो अपन वही कर रहे हैं, है ना, कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन ने क्या उठाया है? GK में भी अपन ने उठाया है साइंस, और साइंस में भी अपन ने उठाया है बायोलॉजी, और बायोलॉजी आपको पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अपन कर ले रहे हैं उसको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है सेल्विकल्चर इज़ द ब्रांच ऑफ बॉटनी, है ना। तो एक सेल्विकल्चर होती है, वो बॉटनी की एक ब्रांच होती है ना।
तो वेयर वी कैन स्टडी, जहाँ पे अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं वो पूछ रहे हैं, मतलब कि सेल्वीकल्चर एक बॉटनी की ब्रांच है जहाँ पे अपन कुछ पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, कल्चर ऑफ एल्गी पढ़ते हैं, या डेवलपमेंट ऑफ ऑफरेस्ट पढ़ते हैं, या कल्चर ऑफ फंजाई पढ़ते हैं, या सिलिसिपिटा प्लांट पढ़ते हैं। तो गाइस जो क्वेश्चन 1 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेवलपमेंट ऑफ ऑफरेस्ट। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा जा चुका है ना, और पढ़ने से ही अपन को लगेगा कि इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड, पॉलन ग्रेन जो होती है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, है ना। तो क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, पॉलिनोलॉजी, है ना। इसको ऐसे पॉलन से याद कर लो, पॉलन से पॉलिनोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स मतलब कि पॉलिनोलॉजी। थर्ड है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, जो प्लांट होते हैं ना, पेड़ पौधे, उनके जो इंटरनल स्टडी जब अपन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी। क्वेश्चन नंबर 4 है एस्टिमेटिंग ऑफ एज ऑफ बॉडी प्लांट बाय काउंटिंग एनुअल रिंग एज, क्या बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, कितने बड़े बड़े नाम होते हैं बायोलॉजी में, अजीब भी रहता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन बी। फिफ्थ है स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट इज, फिफ्थ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोपोनिक्स। इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट इज हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, इस वाली पीडीएफ को जरूर फिर से आप रिवाइज करें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इसका आप एक बार अच्छे से करना, क्योंकि इसका क्विज़ फिर मैं जो है वहाँ पे टेलीग्राम में पूछूंगा, तो आपको उस समय बनना चाहिए बिना देखे हुए। ठीक है, तो आपके 3 टॉपिक आज हो चुके हैं। 4th टॉपिक पे आते हैं रीजनिंग। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं और भी अदर एग्जाम की, उनको पता होगा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें मैचिंग होता है, जैसे कि डॉग रेबीज़। तो इसमें आपको क्या, देखो रीजनिंग का मतलब ही होता है कि आपका दिमाग में एक रीजनिंग होनी चाहिए, मतलब कि एक सोच डेवलप होनी चाहिए आपको। मतलब वो सोचना आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, कैसे मतलब कोई चीज़ लिंक कर रही है, उसी को अपन रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, और रीजनिंग पूछे ही इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाता है कि आपके दिमाग की वो एक जो होता है ना, कैलकुलेशन बोल लो या फिर ऐसा बोलो कि आप वो चीज़ को मतलब कि रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा है डॉग रेबीज़, तो यहाँ पे आपको इसमें दोनों में रिलेशन ढूंढना पड़ेगा कि दोनों में रिलेशन क्या है। अगर आपको यहाँ पे रिलेशन पता चल गया तो नेक्स्ट मॉस्क्यूटो जो है उसका रिलेशन आप ढूंढ लोगे ऑप्शन से, है ना। तो अगर यहाँ पे डॉग रेबीज से रिलेटेड है तो मॉस्क्यूटो किससे रिलेटेड होगा। तो गाइस क्वेश्चन 1 का जो करेक्ट आंसर है वो सी, मलेरिया। तो मॉस्क्यूटो मलेरिया से होगा अगर डॉग रेबीज से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो मैन बायोग्राफी से रिलेटेड है ना। जैसे जो मैन होते हैं, मतलब जैसे होते हैं ना कुछ लोग फेमस होते हैं, उनकी बायोग्राफी लिखी जाती है, उनके ऊपर मूवीज़ वगैरह बनती हैं, है ना। तो ऐसी अगर कोई नेशन होगा तो उससे उसका क्या होना चाहिए। तो गाइस करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हिस्ट्री। तो मैन जब होता है उसकी बायोग्राफी बनती है, उसकी मूवीज़ बनती हैं, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, तो नेशंस की हिस्ट्री बनती है। ठीक है, डॉक्टर डायग्नोस करता है, मतलब डॉक्टर जो है वो डायग्नोसिस से रिलेटेड है। तो जज किससे रिलेटेड होगा, कोर्ट से, पनिशमेंट से, लॉयर से, जजमेंट से। अब आप चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यार जज तो सबसे रिलेट हो रहा है, कोर्ट में जाता है, पनिशमेंट भी देता है, जजमेंट भी देता है, लॉयर भी होता है, ऐसे करके आप कंफ्यूज हो गए। तो ऐसे नहीं, आपको रिलेशन, पक्का रिलेशन ढूंढना पड़ेगा पहली वाली उसमें, है ना, कि डॉक्टर डायग्नोसिस, मतलब कि डॉक्टर का काम क्या है, डायग्नोज करना, तो जज का काम क्या करना है, जजमेंट देना। ठीक है, अब जजमेंट सही भी हो सकता है, गलत, सही गलत मतलब कि उसको पनिशमेंट मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, जो भी, लेकिन आएगा तो वो जजमेंट के अंदर, है ना। तो अगर डॉक्टर डायग्नोज कर रहा है तो जज क्या कर रहा है, जजमेंट करेगा। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हॉर्स जॉकी। तो कार क्या होगा, अगर हॉर्स जॉकी से रिलेटेड है तो कार किससे रिलेटेड होगा, शॉफियर से रिलेटेड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है फॉग विजिबिलिटी से रिलेटेड है, तो एड्स किससे रिलेटेड है,
मतलब फॉग कैसे विजिबिलिटी से रिलेटेड हो रहा है, तो एड्स किससे रिलेटेड होगा, करेक्ट आंसर है फिफ्थ का बी, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो 4 टॉपिक आपके हो गए हैं, आज का लास्ट टॉपिक है फिफ्थ आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथ से क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बट आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन उठाए हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कोई भी हमने फालतू के क्वेश्चन नहीं उठाए हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मतलब आप चाहो तो बिना पेन के भी दिमाग में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बट जो लोग चाहें तो वो पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है वो देखो, इफ़ n इज़ एनी ऑड नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है, देन n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1 इज़, वो n2 दिख रहा है वो n स्क्वायर है। ठीक है, n स्क्वायर माइनस 1 इज़, मतलब उनका कहने का वन है इफ़ n इज़ एनी ऑड नंबर ग्रेटर देन 1, मतलब कि एक से बड़ा कोई भी ऑड नंबर। तो जैसे सपोज एक से बड़ा ऑड नंबर पहला कौन सा आएगा, 3 मान लेते अपन, 3 आएगा, एक से बड़ा भी है और ऑड है तो 3 आएगा। अगर 3 है तो उसकी 3 की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करो जो n इंटू फिर ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1 है। तो यहाँ पे आप जब पुट करोगे तो n स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 में से 1 गई 8, और 8 इंटू 3 होगा 24 आएगा। ठीक है, अब एक बार आपने 24 कर लिया, अब आपको 1 से तो पता चलेगा नहीं, है ना। फिर आप अगला वैल्यू ले लो, अगला ऑड कौन सा आएगा, अगला 3 ले लिया, अब अगला 5 आएगा, तो 5 रख के देख लो यहाँ पे। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, 24 इंटू 5 कितना होगा 120, है ना। तो पहला आपका आया था 24, फिर आया 120। अब देखो 24 120 को रिलेट करो, ऑप्शन पे जाओ, डिविजिबल बाई 96, तो क्या 24 96 से डिविजिबल है ना। फिर डिविजिबल बाई 48, क्या 48 से डिविजिबल है 24 और 120 दोनों। फिर ऑप्शन सी पे डिविजिबल बाई 24, क्या 24 से डिविजिबल बाई है 24 120, हाँ है, तो डिविजिबल बाई 24 ऑलवेज। आपको और भी थोड़ा सा श्योर होना है कि करेक्ट आंसर है कि नहीं, तो आप एक और 7 का निकाल लो, है ना, 2-3 ऐसे निकाल लो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को करना कैसे। बाकी क्या है, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, पहले आप ऑड नंबर 3 रख के देख लो, फिर 5 रख के देख लो, और फिर 7 रख के देख लो, तीनों वैल्यू आएंगी, उनको अपने ऑप्शन से मैच कर लो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो कॉमेंट में बता देना, तो हम एक काम करेंगे, फिर इस टाइप का कुछ करेंगे, फिर आपको कैलकुलेशन पूरा करके बताएंगे, है ना। अभी हमने क्या ऐसे बोल के बताया है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है ना, बन जाएगा आई होप आप सबसे। ठीक है, बाकी क्या अगर नहीं हो तो आप एक बार फिर को इससे अपने से कॉपी पेन पे इस क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करना, क्योंकि जितना आप पेन चला दो, मैथमेटिक्स में बोला जाता है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बनेगा। ठीक है, अब ये सिंपल क्वेश्चन है, चूँकि अपन विदाउट पेन पेपर के कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ऐसे बता दिया, है ना। और ये इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन भी आप कोशिश किया करो विदाउट पेन कॉपी पेन के करो इसको, है ना, जब तक पॉसिबल हो करो। नहीं बने बिल्कुल बहुत ही वैसी कैलकुलेशन आती तभी पेन यूज़ करो। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 22, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, इस पे लिखा है 76 की पावर 9 माइनस 66 की पावर n। ठीक है, 76 की पावर n माइनस 66 की पावर n, वेयर n इज़ ए इंटीजर ग्रेटर देन 0। अब देखो जो n है वो 0 से बड़ा कोई भी एक इंटीजर है, जैसे कि 1 हो सकता है, 2 3 4 5 ऐसे। इट डिविजिबल बाई, अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, एक बार 2-3 बार वैल्यू रख के देख लो, 0 से बड़ी वैल्यू लेनी है आपको, तो एक बार n की वैल्यू 1 ले लो। ठीक है, और फिर 1 अगर रखोगे पहली बार तो 76 माइनस 66 एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर आप एक बार 2 रख के देख लो, फिर 3 रख के देख लो, ऐसे 2-3 रख के देख लो, 3 वैल्यू आपको मिल जाएंगी। जो भी 2-3 वैल्यू मिलेंगी उनको देख लेना, क्या डिविजिबल बाई 13 है, क्या डिविजिबल बाई 127 है, क्या डिविजिबल बाई 559 है। ठीक है, तो गाइज देखो अब यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, और अगर आप सीरियसली पढ़ाई करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं और आपको एग्ज़ाम निकालना है, टीचर बनना है गवर्नमेंट, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आंसर मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, मतलब 13 भी हो सकता है, 127 भी हो सकता है, 559 भी हो सकता है, नन ऑफ दीज हो सकता है। तो ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप सब लोग इस क्वेश्चन को करना और कॉमेंट में करके हमें ज़रूर बताना। ठीक है, और अगर मैं देखूंगा अगर बहुत सारे लोगों से नहीं भी बनेगा तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट पास्ट आएगा, उसमें मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। जो भी आपका आंसर आए वो उसको लिखना। ठीक है, चाहे वो 13 हो, 127 हो, कुछ भी हो, प्रैक्टिस करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 गाइस। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही सिंपल है और पूछा जाता है, ठीक है। और आप सब ने इस बारे में सुना होगा कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है। जिन्हें नहीं सुना है वो बोलेंगे अरे ये क्या है, तो मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। अभी बताऊंगा तो आप बोलोगे अरे इतना सिंपल, ठीक है। तो इतना ही सिंपल है और पूछा जाता है। तो देखो आज मैंने 3 क्वेश्चन लिए प्लेस वैल्यू के, है ना। नेक्स्ट जब पार्ट आएगा तो उसमें आपको फेस वैल्यू समझा देंगे। तो आज आप प्लेस वैल्यू समझ लो, ठीक है। तो देखो प्लेस वैल्यू ये होती है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें लिखा है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, है ना। कोई एक नंबर की प्लेस वैल्यू पूछेंगे और आपको एक कोई नंबर गिवन होगा और उसमें वो वैल्यू गिवन होगी। जैसे कि 4 की पूछी है तो देखो एक नंबर गिवन है आपको 4 6 1 2 7, तो इसमें 4 अवेलेबल है, ठीक है। तो आपसे पूछा है प्लेस वैल्यू ऑफ 4, ठीक है। तो देखो आपको क्या बताना है, अब पहले आपको ये देखना है कि 4 कहाँ पे है पूरी वैल्यू में। तो आपने देखा 4 है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा पेन यूज़ करता हूँ। एक सेकेंड। ये देखो यहाँ पे आपको एक नंबर गिवन है 4 6 1 2 7 और इसमें पूछा है आपसे कि 4 की जो है वो आपकी प्लेस वैल्यू क्या है। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे लिखा है, देखो कैसे 4 लिखा है 6 1 2 और 7, ठीक है। तो 4 का पूछा है तो पहले आप क्या करो 4 लिख लो और उसके बाद देखो कितनी डिजिट हैं उनके उतनी ही जीरो लगा दो। तो आपने देखा 1 6 है 1 है 2 है 7, मतलब 4 वैल्यूज़ 4 डिजिट हैं तो 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो क्या ये ऑप्शन में है, तो आपने देखा ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन नहीं आया है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आए 4th में, ठीक है। तो 4th में आ गए। अब यहाँ पे पूछा फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, ठीक है। तो पहले आपने वैल्यू आपने देखा क्या है 8 है, ठीक है, 3 है 7 है 2 है 1 है 8 है, ठीक है। ये वैल्यू है, पूछा किसका है 7 का, तो ये आपका 7 रहा, ठीक है। ये 7 है आपका। फिर इसके बाद देखो राइट साइड में देखना है कि कितने डिजिट हैं उतने जीरो लगा दो। तो 2 है 1 है 8 है, मतलब 3 डिजिट हैं तो यहाँ पे जीरो लगा दो, 0 0 0। तो और यहाँ पे आ जाएगा आपका 7000 हो जाएगा। आंसर देखो क्या है, आंसर है आपका ए, ठीक है। जिनको अभी भी नहीं समझ में आया है 2 क्वेश्चन के बाद तो कोई बात नहीं, 3रा क्वेश्चन भी है अपने पास, है ना, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या पूछा है प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो इसमें आप देखो 6 सबसे लास्ट में है। इस नंबर में देखो ये जो नंबर गिवन है इसमें 6 सबसे लास्ट में है। राइट साइड में देखो कितनी डिजिट आ रही हैं 5 4 8 9 2 0 3, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 है शायद, ठीक है। देखो 5 है 4 है 8 है 9 है 2 है 0 है 3 है, काउंट करो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसका मतलब है 6 के बाद 7 जीरो आएंगी, मतलब है कि 6 लिखा होगा फिर 1 0 2 0 3 4 5 6 7 ऐसे करके, ठीक है। तो अब इतना बड़ा तो आंसर आपको कहीं दिख नहीं रहा है तो पावर में चली जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता होगा कि जितनी जीरो होती 10 टू द पावर लगा देते। तो 7 है यहाँ पे तो 10 टू द पावर 7 होगा, तो 6 × 10 टू द पावर 7 आपका सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो गाइज़ आज के पार्ट 1 में यही था। मैंने मतलब इस देखो गाइज़ इस पार्ट को बनाने में आपको मतलब खुद भी लग रहा होगा कि मेहनत लगी है, क्योंकि 5 6 क्वेश्चन हर एक जगह से, हिंदी के उठाओ, इंग्लिश के उठाओ, मैथ्स के उठाओ, फिर उसको PDF बनाओ ना, थोड़ा सा टाइम जाता है, एफर्ट भी जाता है। तो हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही फेवर चाहिए। यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो आपको होमवर्क दिया है उसका आंसर करें, ठीक है। और बस सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो अपने दोस्तों को, और अच्छा लगे आपको तो ज़रूर बताएं कि हमें अच्छा लगा है और हमें रेगुलर ऐसा चाहिए तो मैं आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।